वो सकते में आ गई। क्या वाकई इसका मारा हुआ थप्पड़ इसे भारी पड़ने वाला है? हाँ, मैं सालार मुस्तफ़ा। क्यों हैरानी हो रही है? माहिन जुल्फ़कार, याद है तुम्हें वो थप्पड़ जो तुमने भरी महफिल में मेरे यानी सालार मुस्तफ़ा के गाल पर मारा था? इसका भुगतान तो तुम्हें अब भुगतना ही पड़ेगा। उसने अपने दाएं गाल की तरफ इशारा करते हुए कहा और इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज का नावल है दिल तूने चुरा लिया, जिसको राइट किया है ज़ूनिशा ने। शुरू करते हैं। माही, बेटा कहाँ जा रही हो इस वक्त? राशिदा बेगम इसकी ड्रेसिंग पर निगाह दौड़ाते हुए बोली, जो कि नहायत ही नाजेबा लिबास में थी। माहीन मुंह बनाकर पलटी। आपके साथ आखिर मसला क्या है? 1000 दफ़ा मना किया है कि मुझसे ये फजूल सवालात ना पूछा करें। पहले कभी जवाब दिया है जो अब दूंगी? वो बदतमीज़ी से कहती हुई चली गई। पीछे राशिदा बेगम अफसोस से सर झटक कर रह गई। माहिन बिलाशुबा बहुत हसीन थी। दूध सी निखरती रंगत, पुश्त पर फैले लंबे काले सिल्की बाल, मुतनासिब सरापा और इसकी बेनियाजी इसे सबसे अलग बनाती थी। बस वक्त ने इसे थोड़ा ज़िद्दी और सरकिश बना दिया था, और कुछ राशिदा बेगम की नफ़रत ने। दरअसल राशिदा बेगम माहिन की सौतेली माँ थी। जुल्फ़कार साहब का तो राशिदा बेगम से शादी के 3 साल बाद ही इंतकाल हो गया था। वो जैसे ही क्लब पहुंची, जिमी को देखकर इसका मूड अच्छा हो गया। हे जिमी, हाउ आर यू? तुम? वेल, आई एम गुड, बट तुम कुछ ख़ास खुश नहीं लग रही। जिमी ने उसका ऊपर से नीचे तक जायज़ा लेते हुए कहा। नहीं यार, तुम तो जानते ही हो उस सिली लेडी को जो मेरे घर में रहती हैं। माहिन ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा खैर, चलो छोड़ो इन्हें, चलो चलकर डांस करते हैं। वो इसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गया। अबे साले, आज का क्या मूड है? यहीं से पसंद करेगा या जुलियाना से कहकर बुक करवाऊँ किसी को? हमाद ने कमीनगी से कहकर आंख दबाकर सालार मुस्तफ़ा से कहा। सालार, जो अपने नाम ही की तरह का शानदार था, माँ बाप का इकलौता लाडला बेटा था। गंदमी रंगत, माथे पर आते बाल, नशे में डूबी आँखें और इसे शानदार बनाती थी। हमाद इसे इसके नाम की वजह से ही साले कहता था। छोड़ तू जुलियाना को, वो देख सामने ब्लैक ड्रेस वाली को। वो माहिन की तरफ इशारा करते हुए बोला। अब देख तेरा भाई कैसे सेट करता है इसको। कहते ही सालार माहिन की तरफ बढ़ा। वो जिमी के साथ कपल डांस कर रही थी कि इसको अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो मुड़ी ही थी कि इसका पैर लटखड़ाया और अगले ही लम्हे वो सालार की बाहों में थी। ब्यूटीफुल। वो अपनी उंगलियों से इसके बाल कान के पीछे करते हुए बेसाख्ता ही इसके मुंह से निकला। वो एक झटके से इससे दूर हुई थी। व्हाट्स योर गुड्स नेम स्वीट हार्ट? सालार ने फिर एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। उसने इस पर एक तीखी निगाह डाली और बिना कुछ कहे वापस जाने लगी। सालार ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और झटका दिया तो उसके सीने से आ लगी। वो फ़ौरन एक झटके से दूर हुई। व्हाट द हेल यू आर डूइंग? स्टे अवे फ्रॉम मी एंड जस्ट लीव माई हैंड। इसके तो जैसे किसी ने आग ही लगा दी हो। इफ़ आई नॉट? उसने एक अबरू ऊपर उठाकर पूछा। तो फिर ये कहते ही उसने अपने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। सालार के इसके हाथ पर गिरफ्त हल्की होती महसूस करके वो एक झटके से हाथ छुड़ाती वहाँ से चली गई। वो अपनी दोनों हाथ की मुठ्ठियाँ बींचे लाल आंखें लिए वही खड़ा था। अगले ही पल इसने बार टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाया, यू हैव टू पे फॉर दिस सिली गर्ल, और वहाँ से चला गया। यार माही, तुमने अच्छा नहीं किया बेचारे के साथ। इसने सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा था। जिमी सुबह होते ही इससे मिलने चला आया। तुम तो चुप ही कर जाओ। ऐसे मामलों में कैसे बिगी विली बन जाते हो? दोस्त ऐसे होते हैं क्या? इसके इतने अमेज़ लहजे पर जिमी पल भर में लाल हुआ था। ही वॉज इंसल्टिंग मी, और बात सिर्फ हाथ पकड़ने की नहीं थी। पर फिर भी माही, तुम जानती भी हो वो कितने बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन का बेटा हो, मेरी बला से। माहिन जुल्फ़कार किसी से नहीं डरती। इसने बात झटक कर लापरवाही से कहा। जी भी उसकी लापरवाही पर अफसोस से उसे देखने लगा। वो नहीं जानती थी कि इसको इसकी ये लापरवाही कितनी महंगी पड़ने वाली है। चाहे मुझे इस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन आधे घंटे के अंदर अंदर चाहिए। पर साले इतनी जल्दी कैसे? हमाद झुंझलाते हुए कहने लगा कि वो अपनी जगह से उठा और इस तक पहुंचा। नो आर्ग्यूमेंट, जो कह दिया सो कह दिया। एक तो तू अपने आगे किसी का सुनता नहीं। हमाद बड़बड़ाता हुआ ऑफिस से निकल गया। ज़ेरे लब कहता वो किसी गहरी सोच में पड़ गया था। सिली गर्ल, तुम नहीं जानती तुमने किससे पंगा लिया है। आधे घंटे बाद इसकी टेबल पर माहिन की सारी इन्फॉर्मेशन थी। मिस माहिन जुल्फ़कार, तैयार हो जो, मैं आ रहा हूँ। ज़ेरे लब मुस्कुराहट थी। वो बाहर जाने को तैयार खड़ी थी। मिरर के सामने खड़ी लिपस्टिक को आखिरी टच देती, ऊंची हील्स पहने, ब्लू जीन्स पर वाइट टॉप, इस पर रेड जैकेट पहने बिलाशुबा वो हसीन लग रही थी। माही, बेटा कहाँ जा रही हो? माहिन झुंझलाई थी। आपसे कितनी बार कहा है मुझसे ऐसे सवालात ना पूछा करें। बदतमीज़ी से कहती वो जाने लगी। माही रुको। इसकी आवाज़ सुनकर ना चाहते हुए भी वो रुक गई। वो चलती हुई इसके सामने आई और बोली, माही, तुम्हारे मुझसे लाख इख्तलाफात हैं, लेकिन आज ना जाओ कहीं, मेरा दिल घबरा रहा है। इनकी ये बात सुनकर एक पल को तो इसका दिल भी घबराया था, पर इसने अपने दिल को डिपटा और बोली, आप फजूल वहमात का शिकार हैं और आपके इन फजूल वहमों में आकर मैं अपना डे स्पॉइल नहीं कर सकती, सॉरी।
मुझे ये लड़की शाम तक अपने फार्म हाउस पर चाहिए। फ़ोटो मैंने तुम्हें सेंड कर दिया। ओके सर, काम हो जाएगा। ये सुनकर उसने फ़ोन रखा था। गुड, अब तुम्हें पता चलेगा मिस माहिन जुल्फ़कार कि तुमने जुल्फ़कार के सालार मुस्तफ़ा है क्या चीज़। ये कहते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। खैर तो है, आज बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। हमाद ने ऑफिस में दाखिल होते हुए इससे पूछा। नहीं यार, कुछ नहीं। तू बता यहाँ कैसे? तुझसे मिलने का दिल किया तो आ गया। तू बता अंकल आंटी का कब प्रोग्राम है लंदन से वापसी का? अभी कहाँ, अभी 1 महीने पहले ही तो गए हैं। 1.5-2 महीने से पहले वापसी का नो चांसेस। कहते साथ ही वो उठा। तुझे बैठना है तो बैठ, मैं तो चला। क्या कोई ख़ास काम है जो तू मुझे छोड़कर जा रहा है? मुस्कुराहट दबाकर आंख मारते हुए कहा, तू नहीं सुधरेगा। अफसोस से सर हिलाता वो निकल गया। वो कार ड्राइव कर रही थी कि इसको लगा कोई इसको फॉलो कर रहा है। अब क्या करूं? हाँ, ओ नो, एक काम करती हूँ, जिमी को कॉल करती हूँ। वो जिमी का नंबर डायल करने लगी। जिमी पिकअप द कॉल। यार, जिमी कॉल पिक नहीं कर रहा था। अब क्या करूँ? अभी वो सोच ही रही थी कि पिछली गाड़ी ने ओवरटेक किया और इसको ब्रेक लगाने पड़े। अल्लाह अल्लाह, प्लीज़ मुझे बचा लें। वो गिड़गिड़ाई थी। इतनी देर में सामने वाली गाड़ी से 3 मास्क पहने आदमी उतरे और इस तक पहुंचे। छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने ये कहकर इसके मुंह पर झपटा मारा, लेकिन हाथ इसके चेहरे तक पहुंचने से पहले इनमें से एक ने उसके मुंह पर रुमाल रखकर इसे होशो हवास से बेगाना कर दिया। यस बॉस, हो गया काम। अब क्या करना है? होश में आने पर यह पहला जुमला इसके कानों से टकराया था। इसके बाद से कोई आवाज़ नहीं आई। शायद बात करने वाला अब दूर चला गया था। इसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो खुद को एक कमरे में पाया। वेल फर्निश्ड कमरा था, पर कमरे में किसी खिड़की का नामो निशान तक नहीं था। इसे वहाँ कैद हुए 3 दिन हो गए। तो ये बात भी इसे काम वाली से मालूम हुई थी, जो रोज़ इसे दिन में 2 दफ़ा खाना पहुँचाने आती थी, वरना यहाँ भला दिन रात गुजरने का इल्म कैसे होता था। अभी वो ये सब सोच रही थी कि कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खुला। तुम? वो सकते में आ गई। क्या वाकई इसको इसका मारा हुआ थप्पड़ भारी पड़ने वाला है? हाँ, मैं सालार मुस्तफ़ा। क्यों हैरानी हो रही है? माहिन जुल्फ़कार, याद है तुमको वो थप्पड़ जो तुमने भरी महफिल में मेरे यानी सालार मुस्तफ़ा की इस गाल पर मारा था? इसका भुगतान तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। इसने अपने दाएं गाल की तरफ इशारा करते हुए कहा और इसकी कदम बढ़ाने लगा। नहीं नहीं, देखो, गलती तुम्हारी भी थी, तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। इसके लफ्ज़ों ने तो जैसे इसकी जान ही निकाली थी। वो तो मैं अब भी पकड़ूंगा, लेकिन अब तुम थप्पड़ मारने के काबिल नहीं रहोगी। वो कहता इसकी तरफ झुका था। इसने ज़ोर से आंखें मीची। कुछ देर तक तो कुछ ना हुआ, लेकिन इसने आंखें खोली तो वो जा चुका था। हाय अल्लाह, चला गया। शुक्र है अभी इसे गए थोड़ी ही देर हुई थी कि मुलाजमा आ गई। बीबी जी साहब ने कहा कि अब ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाएं। इसने देखा इसके हाथ में बहुत हैवी लाल रंग का जोड़ा था। क्यों, तुम्हारे साहब के निकाह में? हाँ ना बीबी जी, आप ही से तो हो रहा है साहब का निकाह। क्या दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? निकाह करूँगी मैं, वो भी उससे? पागल हो गया तुम्हारा साहब, जाओ जाकर। अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी नज़र मुलाजमा के पीछे खड़ी सालार पर पड़ी। क्या बोल रही थी तुम? ज़रा दोहराना। इसने अंदर आते मुलाजमा को जाने का इशारा किया और पास आते हुए बोला कि कुछ नहीं, मैं बोल रही थी कुछ भी तो नहीं। मुझे क्या बोलना है? वो हिचकिचाकर पीछे हटते हुए बोली। और हाँ, दूर रहकर बात करो। वो इसे करीब आते देखकर बोली। वो रुका। अगर तुम चाहती हो कि मैं दूर रहूँ तो 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ, कहकर वो जाने लगा। देखो, ये गलत है। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था ना, मैं इसके लिए सॉरी। बल्कि तुम एक काम करो, मुझे भी थप्पड़ मार लो, सब बराबर हो जाएगा। इसकी बेबसी इसके लफ्ज़ों से साफ आया थी। सालार मुड़ा। ओह, रोना नहीं। वैसे पहले मैंने यही सोचा था कि बदला लेकर तुम्हें चलता करूँगा, लेकिन फिर पता है क्या? वो इसके पास आया, दीवार पर हाथ रखकर झुकते हुए इसकी आंखों में देखकर बोला, क्लब में जब तुमने इतने लोगों के दरमियान थप्पड़ मारा था ना, जब मैंने लोगों की मजाक उड़ाती हुई नज़रें महसूस की थी, नज़रों ने ना मेरे अंदर एक आग लगा दी थी, नफ़रत की आग। अब इस आग में तुम जलोगी सारी ज़िंदगी। निकाह नहीं करना ना करो, मर्ज़ी है तुम्हारी, लेकिन रहना तो तुमने यही है सारी ज़िंदगी, बगैर निकाह के ही सही। नफ़रत और हकारत से कहता पीछे हटा था। इसके लहजे में नफ़रत देखकर पल भर को वो कांप गई थी। मैं तुमसे निकाह कैसे कर सकती हूँ? मुझे वापस जाना है, सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो गिड़गिड़ाई थी। तुम्हारा इंतज़ार? कौन कर रहा होगा तुम्हारा इंतज़ार? इसने मजाक उड़ाते हुए कहा। जिमी कर रहा होगा ना मेरा इंतज़ार। और मॉम भी तो कर रही होंगी ना मेरा इंतज़ार। इसने शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा राशिदा बेगम को मॉम कहा था। जिमी, तुम पागल हो गई हो। वो जिमी जो इन 3 दिनों में तकरीबन रोज़ ही नाइट क्लब पार्टीज़ अटेंड कर रहा है। जिमी? इसको हैरानगी हुई। वो तो हर वक्त इसके आगे पीछे फिरता था। वो क्या था? वो तो मुझसे मोहब्बत करता था। इसका क्या वो सिर्फ ड्रामा था? वो सदमे में थी। लेकिन मॉम तो कर रही होंगी ना मेरा इंतज़ार। ये ख्याल आते ही इसमें जान वापस आई थी। नहीं, तुम्हारी माँ भी नहीं कर रही होंगी, इसने धीमे से कहकर माही की खुशफहमी के बुत को तोड़ा था। और फिर जो इसने कहा वो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है, इसने बहुत धीमे अंदाज में बोला, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं से ये एहसास भी था कि इस सब में कहीं ना कहीं इसका भी कोई कसूर है। वट, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो हारे हुए खिलाड़ी की तरह सर हाथों में दिए घुटनों के बल बैठी थी।
हाँ ये ठीक है लेकिन कि इसने इन्हें कभी अपनी ज़िंदगी में मॉम नहीं माना था, पर दिल में कहीं ना कहीं वो इनसे बहुत प्यार करती थी। इन्होंने सारी ज़िंदगी इसकी ज़रूरतों का ख्याल भी रखा था। इसकी इतनी बदतमीज़ी और शदीद नफरत को बर्दाश्त किया था। यानी वो सामने खड़ा शख्स सही तो कह रहा था कि इसका इंतज़ार करने वाला इसका कोई अपना है ही कहाँ। इसके पीछे कुछ ख्याल आने पर इसने झटके से अपना सर उठाया था। तुमने मारा है माम को, तुमने मुझे अगवा किया जिसकी वजह से माम वो धाड़ी थी। लेकिन इसकी बात मुकम्मल होती इससे पहले वो करीब आया, इसकी कमर में हाथ डालकर झटका दिया तो वो उसके सीने से आ लगी। दूसरे हाथ से जबड़ा दबोचे अपनी आग उगलती नजरें इसके चेहरे पर गाड़ी सर्द लहजे में गोया हुआ, मैं नहीं तुम हो इनकी मौत की जिम्मेदार। जिस वक्त ज़रूरत थी इनको तुम्हारी, इस वक्त तुम अपनी अयाशी के घर से निकली थी। रोका था ना इन्होंने तुम्हें? हाँ बोलो, रोका था ना? और तुम? वो अफसोस से बोलता हुआ पीछे वो इनके इंतकाल का सुनकर गया था इनके घर, तो मुलाजमों ने माहीन की बदतमीजियों की दास्तानें खूब नमक मिर्चें लगाकर सुनाई थी। शायद वो भी इससे बहुत ज़्यादा तंग थे। इन आंसुओं को बचा कर रखो, आगे बहुत काम आएंगे। और 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ, वरना मुझे अपने तरीके से इंतज़ाम करवाना आता है। और ख़बरदार करता हुआ चला गया। काफ़ी देर होने के बाद वो उठी। इसका कपड़े बदलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो ये कपड़े 3 दिन से पहनी हुई थी और अब वो इस काबिल नहीं थे कि इन्हें और पहना जाए, इसलिए इसे मजबूरन कपड़े तब्दील करने पड़े। वो कपड़े हैवी थे और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थे। लाल रंग की नफीस सी लंबी फ्रॉक थी जिसके गले और बॉर्डर पर हैवी काम हुआ था। इसने अपना कदावर आईने में देखा तो इससे अपनी बेबसी याद आ गई। इसने वहीं ज़मीन पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम तड़पोगे, बेबसी से रोगे, इसी तरह जिस तरह आज मैं बेबस हूँ। और मैं तुम्हारी बेबसी का तमाशा देखूँगी। बददुआएं बाद में देती रहना, सारी उम्र पड़ी है, अभी फ़ौरन नीचे आओ। वो कमरे में दाखिल हुआ था जो इसे सर घुटनों में दिए रो रही थी। इसने सर ऊपर उठाया तो अपना हुक्म देकर जा चुका था। वो भी उठी और नीचे चल दी। कमरे से बाहर निकल के इसे मालूम हुआ था कि वो बिलाशबा बहुत वसी और रीज़ खूबसूरत फार्म हाउस है। नीचे पहुंची तो शायद सभी इसका इंतज़ार कर रहे थे। ज़्यादा लोग नहीं थे, बस 7-8 लोग थे। वो बैठी तो मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। सालार मुस्तफ़ा वल्द मुस्तफ़ा सुलेमान, माहीन जुल्फ़कार वल्द जुल्फ़कार वसी अहमद को बस 5 लाख रुपये सिक्का राइजुल हक आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। अब वो माहीन की तरफ मुड़े। माहीन जुल्फ़कार वल्द जुल्फ़कार अहमद वसी बवज़ 5 लाख रुपये हक महर सिक्का राइजुल वक्त आपको सालार मुस्तफ़ा वल्द मुस्तफ़ा सुलेमान के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसने सर उठाया तो वो इसके सामने बैठा था। दिल चाह के इनकार कर दे, लेकिन वो बेबस थी, अभी बहुत ज़्यादा बेबस। बेटा जवाब दें, क्या आपको ये निकाह कबूल है? होश इसे तब आया जब मौलवी साहब ने दोहराया था, जी कबूल है। कहते इसकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने दूसरी बार पूछा था। जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। ये कहकर वो रुकी नहीं, वापस कमरे की तरफ चली गई। वो कमरे में पहुंचा तो वो बेड की पुश्ते टेक लगाए घुटनों में सर दिए रोने में मसरूफ़ थी। वो वहीं खड़ा थोड़ी देर इसे देखता रहा और फिर चलता हुआ इसके करीब आ गया। अब ये रोने धोने से क्या होगा? इस थप्पड़ का भुगतान तो तुम्हें भुगतना ही है। इसकी आवाज़ सुनकर इसने झटके से अपना सर उठाया था। इसको पास खड़े देखकर वो झटके से उठ खड़ी हुई थी। मना लो जश्न, जितना मनाना है सालार मुस्तफ़ा, अभी बहुत वक्त है तुम्हारे पास। जो तुम मुझे तड़पा रहे हो, कल मेरा वक्त भी आएगा और मैं तुमको तड़पे हुए देखूंगी। मेरी बदुआ है सालार मुस्तफ़ा, तुमको भी किसी लड़की से मोहब्बत होगी, शदीद मोहब्बत, और वो तुमसे नफ़रत करेगी, शदीद नफ़रत। और तुम भी तड़पोगे, बहुत ज़्यादा तड़पोगे, ठीक इसी तरह जिस तरह आज मैं तड़प रही हूँ। वो इसके गिरेबान पकड़े धाड़ी थी। तुम मुझे सालार मुस्तफ़ा को बददुआ दे रही हो, वो भी मोहब्बत की। मोहब्बत? नो नेवर, कभी नहीं। सालार मुस्तफ़ा को ना कभी किसी से मोहब्बत है, ना होगी। ये सिर्फ तड़पाती है, सिसकाती है, कमज़ोर बना देती है। नफ़रत है मुझे मोहब्बत से, शदीद नफ़रत। सालार इसके बाजुओं को अपने हाथों के शिकंजे में दबोचे वो नफ़रत तो खुद अजियत से बोला था। छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है मुझे। इसकी गिरफ्त सख्त महसूस करके वो चिल्लाई थी। ये दर्द, ये तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं इसके मुकाबले में जो तुमने सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करनी है। सालार ने इसके बाजुओं पर गिरफ्त और सख्त करते हुए बोला। मैं तुमसे शदीद नफ़रत करती हूँ, वो दर्द से चिल्लाई थी। हाँ तो करो ना, मना किसने किया? अब तो खैर से तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा पूरा हक है, पूरा। वो इसके करीब होता जुबानी लहजे में बोला था। तुम ना जंगली इंसान हो, जंगली जानवर। वो चिल्लाए थे, ज़बान संभाल कर। आइंदा ऐसी ज़बान इस्तेमाल की ना तो ज़बान काट देने की सकत है मुझ में। वो इसका जबड़ा दबोचे हुए घर आया था। वो फ्रेश होकर जल्दी से बाहर आओ। उसका जबड़ा झटके से छोड़कर बाहर जाने लगा। और हाँ, 10 मिनट में बाहर आ जाओ। 10 मिनट मतलब 10 मिनट। वो इसको वार्न करता हुआ बाहर चला गया। अल्लाह, इसके जाने के बाद वो घुटनों के बल बैठी बिलक बिलक कर अपनी बेबसी पर रोई थी। 10 मिनट बाद वो फ्रेश होकर निकली तो राउंज में सोफे पर बैठा मोबाइल पर मसरूफ़ था।
चलो इसे कम देखते ही खड़ा हो गया। वो भी इसके पीछे चल दी। वो फार्म हाउस करीबन किसी वीरान जगह पर था। इन्हें वहाँ से निकले हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे बीत चुके थे। अब कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? आखिरकार तंग आकर इसने पूछ ही लिया। सलार बिना जवाब दिए गाड़ी चलाता रहा और इसकी ये हरकत माहीन का खून खुला गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अब की बार माहीन ने गला फाड़कर कहा। अब की बार सलार ने नागवार नज़र इस पर डाली। आवाज़ नीची रखो। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि चुप करके बैठी रहो। वो दुरुस्ती से कहता वापस ड्राइविंग में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर पहले ही वो लोग शहर पहुंचे थे और वो इसे इस डिपार्टमेंट में ले आया था और आते ही रूम में चला गया। अब मसला ये था कि माहीन को लग रही थी भूख, इसीलिए भूख के पेश नज़र इसको किचन में जाना पड़ा। पकाना तो इसे कुछ आता नहीं था, सो इसने सारे कैबिनेट खंगालने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ ना मिलना था ना मिला, सिवाय खाना पकाने के सामान के अलावा। नूडल्स, कोई बिस्किट्स ना थे। अब इसने फ्रिज खोला तो खुशकिस्मती से अंडे मिल गए और वो एक कैबिनेट में ब्रेड देख चुकी थी। चलो ये मसला तो ख़त्म हुआ। वो पुरजोश हुई थी, लेकिन कुछ याद आने पर एक बुद्ध एकदम बुझ गई। लेकिन अब क्या करूं? अंडों को यूं ही तो नहीं खाया जा सकता। क्या करूं? रिजवाना, हाँ रिजवाना इसके घर में खाना पकाने वाली मासी रिजवाना कैसे बनाती थी ऑमलेट? दिमाग पर इतना ज़्यादा जोर डालने के बाद जब इसे मंजर याद आया था कि जब वो नाश्ता लेट होने पर किचन में पहुंची और रिजवाना ऑमलेट बना रही थी। इस वक्त वो फ्राइंग पैन में तेल डाल रही थी। फ्राइंग पैन कहाँ है? अब वो पूरे किचन में फ्राइंग पैन ढूंढ रही थी। फ्राइंग पैन तो नहीं मिला, लेकिन ये पतीली मिल गई। चलो अभी इसी से काम चला लेती हूँ। वो पतीली फुल साइज़ की देगची को बोल रही थी। जैसे तैसे इसने देगची उठाकर चूल्हे पर फिट किया और चूल्हा भी जैसे तैसे जला ही लिया। अब तेल कहाँ ढूंढूं? इस कैबिनेट में देखती हूँ। मिल गया। अब वो तेल देगची में डालने लगी। मुश्किल तो हो रही थी, जाहिर है जब 5 किलो के तेल की बोतल उठाएगी, अपने मुंह तक आती देगची में डालेगी तो मुश्किल तो होगी ना। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। 2.5 लीटर तेल देगची में डालने के बाद इसे कुछ इत्मीनान हुआ। अब अंडों को कैसे बनाते हैं? एक काम करती हूँ, पहले अंडे मिक्स करती हूँ, फिर कुछ मसाले डाल लेती हूँ। अब मसला अंडे तोड़ने का था। पहला अंडा इसने स्लेब पर बॉल की तरह हिट करके मारा, जिसके नतीजे में अंडों की बदबूदार छींटों ने बड़े ही भयानक अंदाज में इसके मुंह पर सलामी पेश की थी। आख थू या अल्लाह, अब क्या करूँ? वो स्लेब के किनारे से बहकर अपने कदम बोसी करते अमेज़ी को देख रही थी। चलो कोई बात नहीं माही, दोबारा कोशिश करो, शाबाश। लेकिन अब की बार ज़रा आहिस्ता से हिट किया और वो भी बाउल में, तो अंडा टूट गया और तबाही भी ज़्यादा नहीं हुई। याहू, इसने बेसाख्ता जंप लगाई थी और अगले ही पल नीचे गिरे तेल और अमेज़े के नतीजे में नीचे गिरी तड़प रही थी। अभी वो अपने पैर का दर्द बर्दाश्त करते खड़ी हुई थी कि इसका हाथ स्लेब पर रखे इसकी मुशक्क़त से तोड़े हुए अंडों के मिक्सचर से टकराया और फिर क्या था, बाउल उलटकर इस पर आ पड़ा और वो फिर एक बार अंडों में नहाई हुई ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। इस धमाका चौकड़ी की वजह से चूल्हे पर रखी पतीली सोरी देगची और इसमें मुझे 2.5 लीटर तेल का ख्याल दिमाग से अचानक निकल गया। इसके जलने के नतीजे में पूरा किचन धुआं हो रहा था। बेख्तियार इसकी आंखें भीगने लगी थी। वो घुटनों में सर्दी बिलक कर रो दी। अभी वो रोने में मसरूफ़ ही थी कि दरवाजे की बेल बजी। इसने चौंक कर सिर उठाया। सलार मुसलसल डोर बेल पर बजने पर बाहर चला गया। वो किचन के पास से गुजर रहा था कि कुछ जलने की बदबू महसूस करके किचन में गया। सलार को किचन में दाखिल होते देखकर इसका दिल क्या ज़मीन फटे और वो इसमें दफन हो जाए। वो सर झुके आंसू पीती निचला ऊँट काटती शर्मिंदगी या था गहराइयों में थी। कुछ देर सलार इससे और किचन की हालत को देखता रहा और फिर मुस्कुराहट दबाए रुख मोड़कर मुसलसल होती बेल की वजह से दरवाज़ा खोलने चला गया। अस्सलाम वालेकुम साहब। दरवाज़ा खोला तो बड़ी उम्र की एक औरत खड़ी थी। आप कौन? सलार ने इनके सलाम को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। साहब वो हमको ना हमाद साहब ने भेजा सफाई वगैरह के लिए। अच्छा हाँ, मैंने इसको कहा था आ जाएं आप। वो इसे रास्ता देता अंदर किचन की तरफ बढ़ा। आप पहले किचन से शुरू कर लें और फिर कुछ खाने को भी बना दीजिएगा। और उनको किचन का रास्ता बताकर अपने कमरे में चला गया। हाय अल्लाह बीबी जी, ये क्या? बुआ दोनों हाथ सर पर मारती माहीन की तरफ बढ़ी। उसके उठने में मदद दी थी। बेटा तुम यहाँ चेयर पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। माहीन आंसू साफ कर रही थी। कितनी देर में? बुआ पानी ले लो बेटा, पानी पियो। मैं तुम्हारे लिए खाने को झटपट कुछ बनाती हूँ। बुआ किचन की हालत देखकर इतना तो समझ ही गई थी कि कुछ बनाने की कोशिश की गई है। माहीन बुआ को खाना बनाने में मसरूफ़ देखकर फ्रेश होने चली गई। ये फ्लैट 2 कमरों किचन लाउंज पर मुश्तमिल था। माहीन को कपड़े बदलने की आवश्यक ज़रूरत थी, लेकिन मसला ये था कि इसके पास कपड़े नहीं थे। कुछ ख्याल आने पर वो इस कमरे में गई जहाँ सलार सो रहा था और दबे कदमों से अलमारी तक पहुंची और अपना कारनामा अंजाम देकर दूसरे कमरे में चलेगी। थोड़ी देर में नहा धोकर फ्रेश खड़ी थी, पर इसका हुलिया थोड़ा नहीं काफ़ी मज़ाक़ा खेज़ लग रहा था। वो सलार की टी-शर्ट और ट्राउज़र पहने हुए थे जो कि इसकी घुटनों तक आ रही थी और शर्ट की आस्तीनें बहुत फोल्ड करने के बावजूद भी इसकी कलाइयों तक आ रही थी और ट्राउज़र तो गरारे का नक्शा पेश कर रहा था। फिर भी वो मुतमईन थी। माहीन इस सब से फारिग होकर बाहर गई
तो वह किचन साफ़ करके खाना तैयार कर चुकी थी। क्या बनाया बुआ? अपने माही ने टेबल पर रखा डिश का ढक्कन उठाते हुए पूछा। बेटा चिकन कढ़ाई। बर्तन धोती बुआ इसके सवाल पर जवाब देती पड़ रही थी और माहिन का उलिया देखकर इनकी आंखें पूरी और मुंह पूरी की पूरी खुल गई और मुश्किल हंसी दबाती वापस बर्तन धोने पर मसरूफ़ हो गई। माहिन खाना खाने में मसरूफ़ बुआ की हैरानगी और हंसी दबाना नहीं देख पाई थी। माहिन अभी खाने से फारिग होकर पानी पी रही थी कि सलार चिल्लाता हुआ किचन में दाखिल हुआ। माहिन मुस्कुराहट दबाए यूँ पानी पीने में मगन थी जैसे इसने सुना ही ना हो। इसको मगन देखकर इसका पारा हाई हो गया। तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही? मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, फ़ौरन रूम में आओ। बुआ की मौजूदगी का ध्यान करते हुए धीमे मगर सख्त लहजे में कहकर वो चला गया। रहीड़ो, मैं वहीं नहीं जा रही। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि सलार आया और इसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटता हुआ कमरे में ले गया और कमरे में ले जाकर बेड पर पकड़ा। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम हो क्या आखिर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी को हाथ लगाने की? और ये क्या किया तुमने मेरी टी शर्ट्स और जीन्स का? सलार गुस्से से दहाड़ते हुए अपने सारे कटे फटे कपड़े माहिन के मुंह पर मारे। इतनी जिल्लत का तो माहिन ने कभी सोचा भी नहीं था, पर इसने सोच लिया था कि इसने चुप रहेगी और वो दबाएगा। बहुत हिम्मत करके वो खड़ी हुई। मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं थे तो मुझे तुम्हारी अलमारी को हाथ लगाना पड़ा और माली खोली तो तुम्हारे कपड़ों को देखकर जो ख्याल आया था वो मैंने कर डाला। अब भी वही करूँगी और तुम मुझे नहीं रोक सकते। बहती आंखों के साथ चबा चबा कर कहकर वो वहाँ से भाग गए थे और यही वो पल था जब पहली बार पल भर को माहिन की बहते आंसुओं में इसका दिल डूब कर उभरा था और वो अपने दिल को डिपटता घर से चला गया। माहिन ने दूसरे कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लिया और खूब रोई थी। सलार को गए हुए हफ्ता हो गया था और वह दोबारा घर सिर्फ एक बार आया था और वो भी बुआ को शापर देकर खड़े खड़े चला गया और मेन गेट बाहर से लॉक करके गया था। बुआ इसके साथ ही रह रही थी। आज वो लॉन में बैठी बहुत उदास सी थी। मामा, बाबा और जिमी बहुत याद आ रहे थे। माहिन को अब भी यकीन था कि सलार ने जिमी के बारे में सब गलत सलत बोला था, सिर्फ और सिर्फ इसे बदगुमान करने के लिए। माहिन, बेटा क्या कर रही हो? देखो बारिश का मौसम हो रहा है और मैंने तुम्हारे लिए पकौड़े और चाय बना कर लाई हूँ। बुआ इस लान में बैठते देखकर इधर ही चली आई थी। इन दिनों ने बुआ इससे इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। बेटा क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों? बुआ ने इसे गुमसुम देख कर बोला था। बुआ, मुझे अपने बाबा बहुत याद आ रहे हैं, अपनी मामा याद आ रही हैं, जिम्मी याद आ रहा है। आपको पता है अल्लाह मियाँ मुझसे प्यार नहीं करते। इन्होंने मेरे बाबा को मुझसे ले लिया था और फिर मामा को भी, और जिमी से सलार ने मुझे दूर कर दिया। माहिन बहते आंसुओं के साथ बोलते हुए बिल्कुल बच्ची लग रही थी। हश पगली, चुप करो, ऐसे नहीं बोलते, अल्लाह को बुरी लग जाती है। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना प्यारा बनाया और तुम कहती हो कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरे सामने माशाल्लाह से सेहतमंद बैठी हो और तुम कहती हो कि अल्लाह तुमसे प्यार नहीं करता। ये नाशुक्री है बेटा, और नाशुक्री अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। वो बड़े प्यार से माहिन को समझा रही थी। मुझे देखो, मेरे शौहर और 2 बेटों को दिन दिहाड़े मेरे घर में घुसकर मेरी नज़रों के सामने बेदर्दी से सीने में खंजर घोंप कर मार दिया गया और मैं तनहा रह गई इस दुनिया में। लेकिन मैंने तो कभी ये नहीं सोचा कि अल्लाह मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर वो चाहता तो मेरे हाथ पैर काट कर मुझे माजूर बना देता। तो मैं क्या करती? आज जो मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही हूँ ना, वो इसलिए कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। बुआ कह रही थी और इनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, लेकिन इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। माहिन के दिल को कुछ हुआ था। वो उठी और बुआ के करीब होकर बैठी और तसल्ली देने के अंदाज में अपने हाथ की पुष्ट से इनका घुटना थपथपाया। बुआ ने आंसू पूछते हुए माहिन की तरफ देखा और इसके हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुरा दी। माहिन ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो किसी मुलाजमा के करीब बैठकर इतनी बातें करेगी, पर पता नहीं क्यों उसका दिल इन्हें मुलाजमा नहीं मानता था। वो बहुत ही थोड़े वक्त में इनसे बहुत मानूस हो गए थे और इनकी बातें सुनकर इसके दिल ने इनके लिए बहुत दर्द महसूस किया था। तुम इतनी उदास नहीं हो बेटा, तुम अकेली नहीं हो, तुम मुझे अपनी मामा की ही तरह समझ सकती हो। और तुम फिक्र ना करो, मेरा अल्लाह बहुत रहम व करम करने वाला है। तुम देखना, वो सलार बेटे के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। बुआ बहुत प्यार और दिल से बोली थी, पर बुआ, मेरे दिल में इसके लिए रत्ती बराबर भी कोई जज्बा नहीं है। वो कातिल है मेरी मामा का, वो कातिल है मेरी खुशियों का। मैं इससे मोहब्बत और दूर की बात, मैं इसके बारे में कुछ अच्छा सोचना भी नहीं चाहती। नफ़रत है मुझे इससे। क्यों आया वो मेरी ज़िंदगी में? काश ना मिलता वो मुझे, काश। मैं कितनी खुश थी अपनी ज़िंदगी में। वो बोल रही थी और इसके आंसू बह रहे थे इसके गालों पर। क्या सलार बेटे ने? नहीं बच्चे, तुमको कोई गलत फहमी होगी, वो ऐसा बच्चा नहीं लगता मुझे। बुआ हैरानी की बेयकीनी की मेरे जुड़े तासरात के साथ बोली थी। नहीं बुआ, आप नहीं जानती उसको, इसने मुझे अगवा किया और इसी वजह से मामा को हार्ट अटैक आया हुआ था।
और फिर इनका इंतकाल हो गया। नहीं बेटा, ये बात गलत है, सालार ने इनका कत्ल नहीं किया, इनकी मौत का वो वक्त मुकर्रर था, बस तुम्हारी गुमशुदगी बहाना बन गई, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। कहकर इन्होंने ठंडी सांस भरी थी और फिर दोबारा से बोली थी, और जहाँ तक बात नफ़रत की है ना, तो बेटा ये जो निकाह होता है ना, वो सिर्फ़ कागज़ात पर दस्तखत कर देने से या फिर 3 मरतबा कबूल है बोल देने तक महदूद नहीं होता। इस रिश्ते में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक बहुत ही काबिल एहतराम और काबिल मोहब्बत रिश्ता होता है। अल्लाह इस रिश्ते में मोहब्बत और एहतराम खुद ही डाल देता है। तुम भी सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे दिल में भी इसकी मोहब्बत डाल देगा। माही हनूस सर झुकाए बैठी थी, आंसू अब भी इसके गालों पर बह रहे थे। बुआ ने इसकी तरफ देखा। माही बच्चे इधर आओ मेरे पास। इन्होंने अपनी बाहें फैलाते हुए इसे अपने पास बुलाया। माहीन फ़ौरन आगे बढ़कर इनके गले लगी और हिचकियों से रोने लगी। कभी कभार ना ज़िंदगी में हमें ऐसे बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिनकी बातें दिल पर बहुत असर करती हैं, जिनके लफ्ज़ हमें अंधेरे में रोशनी की किरण दिखा देते हैं, जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब बुरा ही नहीं, कुछ अच्छा भी है जिससे हम मुँह फेर रहे हैं। और ऐसे लोग ना किस्मत से मिलते हैं, और ये लोग वो होते हैं जिन्हें हम बॉयफ्रेंड कहते हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं, वो तो सिर्फ धोखा होता है, फ़रेब होता है, जो हम खुद को देख रहे होते हैं, अपने से जुड़े रिश्तों को दे रहे होते हैं। बेटा मेरी एक बात मानोगी? बुआ इसे गले से लगाए बड़ी आस से बोली थी। जी कहें, अपना दिल साफ़ कर लो सालार की तरफ से, अब ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, इसे यूँ नफ़रतों में ज़ाया मत करो। माही ने सर दाग भरी। बुआ अगर मैं इसे माफ़ कर भी दूँ, अपना दिल भी इसकी तरफ से साफ़ कर लूँगी तो भी कुछ नहीं होगा। वो मुझे इंतकामन लाया है, उसको मुझ में ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। माही ने आंसू साफ़ करती हुई बोली। फिर वही बात दिलों में मोहब्बत डालने वाली अल्लाह की ज़ात है। तुम बस अपनी सी कोशिश करो, तुम्हारी तवज्जो, मोहब्बत और खुलूस इसका दिल तुम्हारी तरफ मोड़ देगी इंशाअल्लाह। इन पर यकीन लहजा इससे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। वक्त का काम है गुजरना, अच्छा या बुरा गुजर ही जाता है। सालार को गए हुए 3 हफ्ते और गुजर चुके थे, और इन गुजरे दिनों में महीने ज़िंदगी में बहुत से ढंग सीख चुके थे। और इस समय बुआ का बहुत बुरा हाथ था, वो अपनी नमाज़ें पढ़ना शुरू हो चुकी थी। माहिन के लिए ये सब बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसने कुरान पाक भी आधा पढ़ा हुआ था, वो भी बचपन में, जो कि अब वो भूल चुकी थी। इन गुजरे दिनों में इसने अपने दिल को भी सालार के लिए बदल लिया था। माहिन नमाज़ पढ़कर किचन में आई तो बुआ रात के खाने की तैयारी कर रही थी। बुआ क्या बना रही हैं आप बेटे? अभी तो कुछ बनाना ही शुरू नहीं किया, क्या बनाऊँ तुम बताओ? बुआ एक काम करें, पास्ता बना लें। चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं बना देती हूँ। बुआ माहिन को बैठने का कहकर कैबिनेट से पास्ता निकालने लगी, फिर फ्रिज से सब्ज़ी निकाल कर काटने लगी। लाएं बुआ, मैं सब्ज़ी काट दूँ। अरे नहीं बेटा, आराम से बैठो तुम, मैं कर लूँगी कहकर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। वो भी चुप हो गई। थोड़ी देर में वो खाने से फारिग होकर ईशा की नमाज़ पढ़ने कमरे में जा चुकी थी। 1 महीने बाद वो घर आया था। चुपचाप दरवाज़ा खोलकर अपने रूम में दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते इसे पहला झटका लगा था, कोई लड़की नमाज़ पढ़ रही थी। मिनट के 1000वें सेकंड में इसे वो याद आई थी, माहीन जिससे वो 1 महीने पहले यहाँ बंद कर गया था। लेकिन वो नमाज़ पर वो इसके कमरे में क्यों थी? बहुत से ख्यालात इसके दिमाग में आए थे। माही ने सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाया था कि इसके अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मुंह फेर कर वो इस शख्स पर बुरी नज़र पड़ी जिसके लिए इसका दिल धड़कने लगा था। लम्हे भर को वो साकत हुई थी। वो सालार मुस्तफ़ा था, जिसकी मोहब्बत अल्लाह ने माहीन जुल्फ़कार के दिल में डालना शुरू कर दी थी। ओह क्या बात है, मिस माहीन जुल्फ़कार नमाज़ पढ़ रही हैं? इंटरेस्टिंग। लेकिन पता है क्या? वो चंद कदम चलता हुआ इसके पास आया। तुम्हारे ये ड्रामे ना मुझ पर नहीं चलने वाले, मैं तुम्हारी असलियत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। सालार मुस्तफ़ा तुम जैसियों को अच्छी तरह से जानता है, तो बराए मेहरबानी इस तरह के ड्रामों पर अपना वक्त और एनर्जी ज़ाया मत करो। धीमी आवाज़ और सख्त तासरात से कहा और वापस जाने लगा। फिर कुछ ख्याल आने पर मुड़ा। और ये तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? दूसरे कमरे में जाओ, मुझे आराम करना है। ये कहकर वो बेड पर जाकर लेट गया। माहीन उठी, जानमाज़ तय करके शेल्फ पर रखती बैठ के पास खड़ी होकर सालार से मुखातिब हुई। पहली बात यह कि मिस माहीन जुल्फ़कार नहीं, माहीन सालार। तुम मेरी कितनी असलियत से वाकिफ़ हो, कितनी से नहीं, आई डोंट केयर। और रही बात नमाज की, तो ये मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है, सो तुम इसमें ना ही बोलो तो कुछ बेहतर है। इसका लहजा धीमा मगर सख्त था। आंखों के रिश्ते आंसू निकलने को बेताब थे, जिस पर इसने बंद बांध रखे थे। और हाँ, इस कमरे में मैं अपने शौक़ से मौजूद नहीं हूँ। दूसरे कमरे में बुआ सोती हैं, तो यहाँ रहना मेरी मजबूरी है, कहकर वो चली गई। और वो इसे सोचने लगा था, क्या वाकई वो बदल गई है? किचन में जाकर वो फूट फूट कर रोई थी। ये शख्स मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। इसलिए पर मुक्का मारती वो दबा दबा सा चिल्लाई थी, फिर फर्श पर बैठती चली गई। इसने इस एक लम्हे में अल्लाह से बहुत सारे शिकवे किए थे। माहीन को यूँ घुटनों में सर देते रोते हुए काफ़ी वक्त बीत चुका था कि इसके खटके की आवाज़ आई। माहीन ने सर उठाया तो सामने वो था, सालार मुस्तफ़ा। फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा था। वो उठी और अंदर को जाने लगी कि इसको रुक जाना पड़ा।
रो रही हो? और वैसे ये आंसू ना संभाल कर रखो, आगे बहुत रोना है। वो इससे और इसकी बातों को इग्नोर करती जाने लगी और वो फिर बोला रुको। वो रुक गई पर मुड़ी नहीं। वो चलता हुआ इसके करीब आया। कल तैयार रहना और अपना सामान पैक कर लेना, हम और जहाँ नहीं रहेंगे। अब वो चौंकी। फिर कहाँ जाएंगे हम? इसके पूछने पर वो चंद कदम चलता हुआ इसके और करीब आया। ना ही मैंने तुम्हें यह हक दिया है कि तुम कोई सवाल पूछो और ना ही मैं तुम्हारा जवाब दूँ। वो बोला तो इसका लहजा सर्द था। कहकर वो जा चुका था और वो सुन खड़ी रह गई थी। इसके जाने के बाद वो वहीं रखी चेयर पर सर पकड़कर बैठ गई। या अल्लाह, अभी और कितने इम्तिहान बाकी हैं। लफ्ज़ों में बेबसी नुमायाँ थी। मत पूछ यार, पता नहीं किस कुत्ते ने बाबा को बताया इसके बारे में। अब इनको अपनी रेपुटेशन की फ़िक्र लग गई है। अगली सुबह जब वो नहा कर निकली तो सलार बेड पर आड़ा तिरछा लेटा, लैपटॉप खोले, कानों में हैंड्स फ्री लगाए किसी से बात करने में मगन था। इसके दिल ने एक बीट मिस की। दिल पर बर्क को रुका था। आज वो इससे बहुत अलग लग रहा था। या शायद माहीन की नज़र बदल गई थी। इसकी नज़रों में इस्तेहकाक आ गया था। इसके दिल ने बेख्तियार ही अल्लाह से इसकी मोहब्बत मांगी थी, चाहत मांगी थी, इसका दिल मांगा था। इसके दिल को चुरा लेने की चाह की थी। वो बात करने में मगन था। वो चुपचाप दुपट्टा उठाती बाहर आ गई। अब निकाह कर ही लिया तो घर भी लाओ, दिमाग ख़राब कर दिया है। अब मैंने इनसे इनकी बहू बनाने के लिए थोड़ी निकाह किया है। वो सिर्फ निकाह एक बदला था और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बाहर सोफे पर बैठी वो सब सुन रही थी। इतनी हद तक इतनी बेइज्जती। ये शख्स ये सोचता है मेरे बारे में और मैं क्या सोचने लगी हूँ इसके बारे में। आंसू बेख्तियार ही बहने लगे गालों पर। अंदर से आवाज़ अब भी आ रही थी, नहीं यार, बाबा का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कल लेकर जा रहा हूँ इसे। माम तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन खैर इनका इतना मसला नहीं, वो तो मान ही जाएगी। लेकिन डैड का क्या करूँ? खैर देखो अब क्या होता है। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया था कि वो दोबारा बोला, नहीं यार, मैंने भी यही सोचा था कि जान छुड़वाऊँ इस मुसीबत से, पर इसका जुमला अधूरा रह गया क्योंकि माही ने इसका मोबाइल से छीन कर दूर फेंक चुकी थी। सलार ने एक नज़र अपने मोबाइल को देखा जो दीवार से टकरा कर गिरने से अल्लाह को प्यारा हो चुका था, और दूसरी नज़र इसको जो सामने खूंखार तेवर लिए खड़ी थी। मुसीबत किसे कहा तुमने? और तुम खुद को समझते क्या हो? मैं मरी नहीं जा रही तुम्हारे साथ रहने को, और ना ही मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ कि तुम जाने दो तो भी न जाने पाऊँ। आखिरी जुमला कहते वो ज़ुबान लटखड़ाई थी। दिल का चोर ज़ुबान पर आ गया था। आंसू मुसलसल बह रहे थे पर सामने बैठे दुश्मनाने जान पर कोई असर ही नहीं था। देखो मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, बहुत थका हूँ, सोने दो। तैयार हो जाना, शाम तक निकलेंगे। बिना इसकी तरफ देखे कहता वो सोने के लिए लेटने लगा। इंतहा थी बेनियाजी की। सुनो, वो पलट कर जाने लगी कि इसने आवाज़ दी। वो पलटी और दोनों की नज़रें मिली। पल भर को कुछ थमा था। हाँ, वो सलार का दिल था जो थमा था। इन बेगी बेगी आंखों में वो डूबा था। इन शिकवा करती निगाहों में कुछ तो ऐसा था जो इसको असीर कर गया था। लम्हे भर का हादसा था। ट्रांस टूटा और इसका होश आया। अगले ही पर इसकी नज़रें फैली। माँ इनको भी होश आया। वो गड़बड़ाई थी। जाते हुए दरवाज़ा बंद करती जाना। बोलना कुछ था और बोल कुछ गया। वो चुपचाप दरवाज़ा बंद करके निकल गई और पीछे वो इस दरवाजे को तकता रह गया। वो किचन में पहुंची तो बुआ नाश्ता बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम। माही ने सलाम किया और डाइनिंग टेबल पर चेयर पकड़कर बैठ गई। वालेकुम सलाम, तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ, बैठो बैठो। शाबाश, बुआ ने फ्राइड एग निकालते हुए कहा। इसने कुछ जवाब नहीं दिया। बुआ ने टेबल पर नाश्ता लगाया और चेयर निकाल कर बैठ गई। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? बुआ ने इसकी तरफ देखकर कहा। सलार आया हुआ है, माही ने नीचे देखे देखे बताया। बुआ ने सर दा भरी बताया, इसकी आवाज़ आई थी मुझे। माही ने झटके से सर उठाया, यानी वो सब कुछ सुन चुकी थी। आंसू एक बार फिर आंखों के रास्ते बाहर आए थे। बेटा परेशान ना हो, अल्लाह है ना। नहीं बुआ, मैं सब्र कर चुकी हूँ। मोहब्बत तो वो मुझसे कर नहीं सकता था। गाकर किसी न किसी दिन मुझे छोड़ ही देगा और फिर मैं आज़ाद हो जाऊँगी। बस मैं इसी में खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ भी नहीं। वो कहकर आंसू पूछने लगी थी। बुआ ने तासुब से इसे देखा था। ये तुम जिसे सब्र कह रही हो ना, ये सब्र नहीं होता। आंसू बहाना, मातम करना, शिके करना, हार मान जाना, ये सब्र नहीं होता। ये मायूसी होती है और मायूसी कुफर है। सब्र अल्लाह के दिए गए पर राज़ी हो जाना और इस पर दिल से मुतमईन हो जाना होता है। बुआ इसे देखते हुए कह रही थी। बुआ ने इसके सर पर हाथ फेरा। बेटा सब्र करना आसान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है, वो कह रही थी और वो सुन रही थी। शाम के 5 बजने वाले थे। वो जाने के लिए तैयार खड़ी थी। बुआ भी अपना बैग साथ ले आई। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तुम दोनों को शादोबाद रखे, तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दे, आमीन। बुआ माइन को गले लगाए धीमी आवाज़ में दुआएं दे रही थी। वो चूंकि पीछे हुई। 1 सेकंड, आप भी तो हमारे साथ जा रही हैं ना? तो फिर माइन ने एक नज़र बुआ को देखा और पीछे मुड़कर सलार को देखा जो सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था। बुआ जा रही है ना हमारे साथ? इसने सलार को देखते हुए पूछा। नहीं बुआ, हम आज क्या जाएंगी? मोबाइल में मसरूफ़ वो कहता उठ खड़ा हुआ और बाहर निकलने लगा। लेकिन क्यों बुआ, हमारे साथ भी तो जा सकती है ना? नहीं जा सकती, वहाँ इनकी ज़रूरत नहीं है। वो बिना इसकी तरफ देखते हुए कहकर चला गया। बेटा कोई बात नहीं, तुम मिलने आ जाया करो।
वैसे भी हमाद साहब सालार साहब के दोस्त हैं। सालार के जाने के बाद बुआ माहिन को दिलासा देते हुए बोली थी, बुआ देखा आपने कैसे मुंह मोड़ कर चला गया, कभी कभार तो मेरा दिल करता है कि इसे उठाकर उल्टा पटक दूँ। माहिन दांत पीसते हुए बोली, बुरी बात, ऐसे नहीं कहते, अब चलो जल्दी से, साहब इंतज़ार कर रहे होंगे, कहकर वो इसे लिए बाहर की तरफ चल दी। बुआ को हमाद की तरफ छोड़कर वो लोग मुस्तफ़ा मेंशन जा रहे थे। अब क्या होगा, क्या अब इसे सालार के घर वालों की नफ़रत भी सहनी पड़ेगी। माहिन इन्हीं सोचों में थी कि सालार गाड़ी मुस्तफ़ा मेंशन के सामने आकर रोक दी। चलो ये कहकर सालार उतरा और गाड़ी की चाबी गार्ड को देकर अंदर की जानिब बढ़ गया। माहिन भी उतरकर अंदर की जानिब बढ़ गई। मुस्तफ़ा मेंशन बंगला नहीं, महल था, मतलब कि वो अभी लॉन में खड़ी थी, लेकिन वो लॉन नहीं, किसी बादशाह के महल का बगीचा था। शाम का मंजर इसे और हसीन बना रहा था, इतना हसीन के बयान से बाहर। वो हिम्मत करती अंदर की तरफ बढ़ी तो दरवाज़ा बंद था। काफ़ी दफ़ा नॉक करने के बाद इसने हिम्मत करके दरवाजे पर जोर डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो अंदर चलती गई। अभी वो आगे बढ़ ही रही थी कि कोई खातून इसकी जानिब चलती हुई आई। आओ आओ बेटा, मैं तुम्हें ही लेने आ रही थी। पास आते ही इसे गले लगाए उसे लिए अंदर की तरफ बढ़ गई। मुस्तफ़ा मेंशन बाहर जितना शानदार था, अंदर से इससे भी दो गुना था। वो इसे लिए लाउंज में आ गई थी। वहाँ बहुत से लोग जमा थे, माहिन की हमउम्र लड़कियाँ, लड़के और चंद ख़वातीन हज़रात। इन्होंने इसे सोफ़े पर बिठा कर इसके बराबर में बैठ गई। कैसी हो? मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे बारे में कुछ, लेकिन जैसे ही पता चला मैं सालार के पीछे पड़ गई कि तुम्हें फ़ौरन लेकर आया। वो बोलती ही चली गई। वो देखने में बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी की थी। इतने धीमे और प्यार से बोल रही थी कि माहिन को बेख्तियार अपनी मामा याद आई। कुछ याद आने पर वो दोबारा बोली, अरे मैंने तुमसे सबका तारफ़ तो करवाया ही नहीं। मैं सालार की मामा, ये सालार के बाबा, ये सालार की फुफ्फो, ये फुफ्फा, ये चाचू और ये चाची हैं। वो बारी बारी सबका तारफ़ करवाती गई और सबसे सलाम दुआ लेती गई। सब बहुत अच्छे से मिले सालार की, सवाए सालार की चाची के। अब रही ये बच्चा पार्टी, तो ये तुम्हें अपना तारफ़ बाद में खुद ही करा देगी। बिल्कुल मामी, हम अपना तारफ़ खुद ही अच्छे से करा देंगे। बच्चा पार्टी भी चहक कर में से एक लड़की चहक कर बोली, अभी तुम थकी हुई हो, जाकर आराम करो, ऊपर अपने रूम में जाओ। शाबाश। सालार भी वही है। वो खड़ी हुई, पर रास्ता तो इसे पता ही नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ कहती, बच्चा पार्टी में से वही प्यारी सी लड़की खड़ी हुई। मामी, मैं भाभी को रूम तक छोड़ कर आती हूँ, इसने कहा और माहिन का हाथ पकड़ कर इसे ऊपर ले जाने लगी। इसने कहा और माहिन का हाथ पकड़ा और इसे लिए ऊपर जाने लगी, मगर पीछे दो हासद निकायें मुसलसल इस पर लगी हुई थी। भाभी, मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? माहिन ने हल्की स्माइल के साथ धीमे लहजे में कहा। नाइस नेम, बाय द वे मेरा नाम वजीहा है, लेकिन सब मुझे वेज कहते हैं। आखिरी जुमला मुंह बनाकर बोला गया। वेज? ये क्या नाम हुआ? माहिन को बेख्तियार हंसी आई। रहने दें और ज़्यादा मत हंसें, यहाँ आपको सबके ही ऐसे निकनेम सुनने को मिलेंगे और ये सब आपके शोहरे नामदार का काम है। बातों ही बातों में वो लोग कमरे के दरवाजे तक पहुंच गए। अब आप जाएं, आराम करें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बिला झिझक कह सकती हैं। मुस्कुराकर कहती वो चली गई। माहिन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो कमरे में नीम अंधेरा था। सालार बेड के एक तरफ सो रहा था। वो भी फ्रेश होकर सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद तो इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसकी सोच और इसके घर और घर के लोगों में उलझी हुई थी। व्यूअर्स, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में जा चुकी थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? महवश चिल्लाई। बेटा सब्र करो, मुझे खुद भी नहीं पता कुछ इस बारे में, मैं भाभी से बात करती हूँ। वो सालार की चाची थी। माँ, मुझे समझ नहीं आता कि ताई अम्मा ऐसा कैसे कर सकती हैं। इस घर में सब जानते हैं कि सालार सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। ताया अब्बू ने खुद बात की थी ना डैड से, तो फिर वो कैसे सब एक्सेप्ट कर सकते हैं इस लड़की को? इसने वहीं इस पर हाथ मारा था जो नीचे इसने वाज पर हाथ मारा था जो नीचे गिरकर चिकनाचूर हुआ था। इस लड़की को सालार की ज़िंदगी से जाना होगा, क्योंकि इसकी सालार की ज़िंदगी में कोई जगह नहीं और सालार की ज़िंदगी पर सिर्फ़ और सिर्फ महविश का हक़ है। इसका लहजा इसकी माँ को भी डरा गया था। दस्तक की आवाज़ पर माहिन की आँख खुली। वो भी उठी, अपने कपड़े सही करती दरवाजे तक गई और दरवाज़ा खोला। बीबी जी, बड़ी बेगम साहिबा ने आपको छोटे साहब को खाने पर बुलाया है। मुलाजमा ने इतला दी। ओके, हम आ रहे हैं। माहिन मुलाजमा से कहकर दरवाज़ा बंद करके मुड़ी। जब वो कमरे में आई थी तो थकन और नींद के बायस कमरे का जायज़ा नहीं ले पाई थी, सो अब वो ले रही थी। जितना आलीशान ये बंगला था ना, इससे कहीं ज़्यादा शानदार ये कमरा था। इसके इन चिंच से सालार का शाहानापन झलकता था। कमरे से होते हुए इसकी नज़र सोए हुए सालार पर पड़ी। इसका दिल एकदम मचला था। ये शख्स मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं कर लेता? क्यों मुझसे अपनी नफ़रत ख़त्म नहीं कर लेता? वो माहिन जुल्फ़कार थी, मगरूर सी, नखरीली सी, अनापसंद, और आज वो इस शख्स के लिए मर रही थी।
जो इसे नज़र भरकर देखना भी पसंद नहीं करता था। माहिन जुल्फ़कार की अना, खुद पसंदी, गुरूर सब हार रहा था इस दिल के आगे। वो कमज़ोर पड़ रही थी, मोहब्बत इसे कमज़ोर बना रही थी। इतनी हसरत से मत देखो, सलार मुस्तफ़ा कभी तुम्हारा होने वाला नहीं। सलार की आवाज़ इसे हवासों में वापस ले आई। वो अपनी सोचों में इतनी महव थी कि इसको पता ही न चला कि वो कब का जा चुका था। सुनो, कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं होगी? इसका जुमला माहिन को बुखला देने के लिए काफ़ी था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं भला क्यों मोहब्बत करने लगी तुमसे? और वो मेड आई थी खाने पर बुलाने, नीचे जाना है। ये कहकर वो कमरे से अलमारी से कपड़े निकाल कर नहाने चली गई। वो नहा कर निकली तो कमरे में नहीं था, शायद नीचे जा चुका था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आई। माहिन ने पीला टखनों कराता फ्राक पहना हुआ था। इसी के नीचे इसी का हमरंग चूड़ीदार पजामा और हमरंग दुपट्टा सीने पर फैलाए वो कोई खिलता हुआ फूल लग रही थी। ये ड्रेस सलार के लाए हुए कपड़ों में से ही था। बाल ब्रश करके इसने ठीक पीछे खुले छोड़ दिए थे। ड्रेसिंग टेबल पर सेट किए हुए मेकअप के सामान में से जो इसके आने से पहले ही शायद सेट कर दिया था, इसमें से इसने लाल रंग के शेड की लिपस्टिक उठाकर होंठों पर लगाई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। सामने पड़े टिश्यू बॉक्स में से इसने टिश्यू पेपर उठाया और लिपस्टिक साफ़ की तो होंठों पर लिपस्टिक के हल्के से मीठे से निशान रह गए। हाँ, अब ठीक है। फिर इसने लाइनर उठाकर बारीक सा लाइनर लगाया और ख़ुद को तैयार खड़ा देख शीशे में देख रही थी। परफेक्ट, खुद से कहती, दुपट्टा सही करती। नीचे पहुंची तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे इसी के इंतज़ार में थे। सलार भी वहीं बैठा हुआ था, वो भी वहीं इसके बराबर में कुर्सी घसीटते बैठ गई। तो सब ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। माहिन को खुद पर मुसलसल किसी की नज़रें महसूस हो रही थी, लेकिन जब इसने सर उठाकर देखा तो सभी खाना खाने में मसरूफ़ थे। वो उलझ सी गई। इसकी नज़रें माहिन पर जमी हुई थी। हाँ, वो महवश थी जिसकी नज़रें पुरतपश निगाह कब से इसे उलझा रही थी। सलार खाना खाकर जा चुका था कमरे से। वो भी उठकर जाने लगी थी कि भाभी रुकें की आवाज़ पर इसे रुक जाना पड़ा। माहिन वापस बैठ गई। भाभी, अगर आपको कोई काम है तो फ़ौरन करके फारिग हो जाएं और फिर ऊपर छत पर आ जाएं, ये वजीहा थी। भाभी, सारे काम ख़त्म करके आइएगा, क्योंकि इस बंदरिया की बातें सुनने के बाद आपको कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगी। ये माज था। जवाबन वजीहा ने साथ पड़ा कुशन उठाकर मोइज़ को मारा। बेख्तियार हंसी थी। वजीहा और